हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लिटरेचर के सेशन में आपकी एक पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जो कि विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। तो इसका कंपोजिशन विलियम ब्लेक ने किया था। और इस पोएम के अंदर उन्होंने जो मनुष्य के अंदर, और मनुष्य ही नहीं, उन्होंने ईश्वर को भी इनके गुण 4 वर्च्यूज के बारे में, मर्सी है, पीस है, लव है, पिटी है, इसके बारे में बताया है। और उससे पहले हम जाने कि जो विलियम ब्लेक है, उनका जन्म 1757 में और उनकी डेथ 1827 में हुई। ये एक लेखक, एक पोइट, एक फिलोसोफर, एक आर्टिस्ट रहे हुए हैं। और इनको रोमांटिक पोइट्रीज का प्रिकर्सर भी माना जाता है। और विलियम ब्लेक ने जो ये पोएम लिखी है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसका हम टेक्स्ट देखते हैं। और टेक्स्ट देखते हुए हम इसको पूरी पोएम को पढ़ेंगे। अब वो पीटी के बारे में क्या बताते हैं। पीटी वुड बी नो मोर इफ वी डू नॉट मेक समबडी पुअर। वो कहते हैं कि पीटी यानी कि जो दया है, उसका उद्गम गरीबी से, पॉवर्टी से ही होता है। यदि हम किसी को गरीब बनाए ही नहीं, यदि कोई गरीब होगा ही नहीं, तो हमें किस पे दया आएगी? क्योंकि गरीब व्यक्ति दुखी रहता है, उसको ही बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो जब वो समस्याएं नहीं होगी, वो पॉवर्टी नहीं होगी, तो हमें दया की जरूरत भी नहीं होगी। एंड mercy no more could be if all were as happy as we। कहते हैं जो करुणा व्यक्ति के हृदय में आती है, वो कब आती है? जबकि वो किसी व्यक्ति को दुखी देखता है, निराश देखता है, उदास देखता है। यदि सभी व्यक्ति जितने हम खुश हैं उतने ही खुश हैं, तो हमें मर्सी की भी आवश्यकता नहीं होती है उन व्यक्तियों के लिए। हमारे हृदय में करुणा का भी उद्गम नहीं आ सकता। यानी हम अपने से कम खुश व्यक्ति को देखते हैं, जो हमसे ज्यादा उदास है, हमसे ज्यादा निराश है, उसके लिए हमें मर्सी फील होती है। और ऐसे ही जो हमसे ज्यादा गरीब है, उसके लिए हमारे मन में पिटी आती है। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। आपसी भय जो होते हैं मनुष्य के, उससे वो शांति की, पीस की तलाश करता है। क्योंकि उन भयों के कारण वो इतना ज्यादा डर जाता है, और इतने ज्यादा उसके दिमाग में और हृदय के अंदर कॉन्फ्लिक्शंस आते हैं कि वो एकदम से पीस की इच्छा करने लग जाता है, शांति की इच्छा। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। और ये म्यूचुअल फियर तब तक बने रहते हैं जब तक मनुष्य के अंदर जो स्वार्थ रूपी स्नेह है, स्वार्थ का स्नेह है, स्वार्थी स्नेह, यानी उनका जो लव है वो फुल्ली सेल्फिश है, वो बढ़ता रहता है। यानी हम अपने स्वार्थ के लिए किसी से प्यार करते हैं, किसी को प्रेम देते हैं, तो ये जो फियर है वो बढ़ता जाता है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें पीस की जरूरत होती है। देन क्रुएल्टी नीड्स इज नियर। लेकिन जब ये सेल्फिश लव बढ़ता जाता है, बढ़ता रह जाता है, तो क्रुएल्टी जो होती है, क्रूरता जो होती है, वो अपना स्नेह, अपना जाल बुनती है। यानी फिर व्यक्तियों के अंदर जो व्यवहार है, मनुष्य के व्यवहार में क्रूरता आनी शुरू हो जाती है। एंड स्प्रेड्स हिज बेट्स विद केयर। बेट्स वैसे होता है जानवरों को शिकार के लिए प्रलोभन देने के लिए, लालच देने के लिए, और जो भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसा ही हमारा सेल्फिश लव है, वो उस हमारा शिकार, क्रुएल्टी के माध्यम से हमारा शिकार करने के लिए बेट हमारे लिए बढ़ता है, बेट्स बढ़ता है। और बहुत ही सावधानी से वो बेट्स बढ़ते हैं। लेकिन जब हम उसकी तरफ लालायित हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं, तो क्रुएल्टी, क्रूरता आसानी से मानव समाज के अंदर व्याप्त हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति इस सेल्फिश लव और इस क्रुएल्टी से दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, फिर वो ये सोचता है कि मेरे जीवन में पीस होनी चाहिए, मुझे शांति की जरूरत है। तो क्या करता है पोएट हमें बताते हैं कि सिट डाउन विद हॉली फियर्स। हॉली फियर्स का मतलब है भगवान के लिए जो भय व्याप्त है, भगवान से वो डरता है। और उस डर के कारण वो एक जगह नीचे जाकर बैठता है, किसी वृक्ष के नीचे। एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स।
और जब वो भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का डर उसे सताने लगता है, तो वो जिस जमीन पे बैठा है वहीं उस जमीन को अपने आंसुओं से सींचने लगता है। यानी कि वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। Then humility takes its roots underneath his foot. अब वो कहते हैं कि फिर मानवता के विकास के लिए, उत्थान के लिए जो गुण हैं वो अपनी जड़ें जमाती हैं, और जिस जमीन को उसने अपने आंसुओं से सींचा है, क्योंकि उन आंसुओं के साथ में और ईश्वरीय संवेदनाओं के प्रति उसका भय है, और उन भावनाओं के साथ में जो आंसू निकलते हैं, और उन आंसुओं से जो जमीन सिंचित होती है, वहां मानवीय उत्थान के जो गुण होते हैं वो अपनी जड़ें जमाते हैं, और वो बहुत ज्यादा नहीं दूर नहीं होते, उसके पैरों के नीचे ही होता है। कहने का भाव है कि अच्छे गुण जो है वो मनुष्य के अंदर ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर जब दुर्गुणों का और संचार होने लगता है, जब वो दुर्गुण बढ़ने लग जाते हैं, तो वो सद्गुण छिपने लग जाते हैं। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head. जल्दी ही डिस्मेल निराशाजनक जो परछाई है वो एक रहस्य के रूप में उसके मस्तिष्क, उसके दिमाग में फैलती है, और जब अब ये रहस्य वो व्यक्ति समझ नहीं पाता, जबकि वो उस स्वार्थ के प्रेम, उन क्रूरता के कारण उत्पन्न हुए वे गुण हैं, जिसके कारण वो एक निराशाजनक वातावरण के अंदर अपने आप को पाता है, और वो स्वयं ही इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको स्वयं को ये चीज समझ में ही नहीं आ पाती है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। अब ये मिस्ट्री जो है वो क्या चीज है, ये रहस्य जो है, इस रहस्य के लिए, ये रहस्य शब्द किसके लिए आया? ये रहस्य शब्द आया है कि जो मानव विकास में बाधक गुण है, आचरण है, उनके लिए आया है। जब व्यक्ति वैसा आचरण अगर अपने मस्तिष्क में पनपा लेता है, तो इल्ली है, मक्खियां हैं, वो इसके ऊपर बैठकर, इस दुख रूपी और मिस्ट्री के ऊपर बैठ के अपना भोजन तैयार करती हैं। कहने का मतलब है कि फिर दूसरी चीजें उस पर हावी होने लग जाती है। जब व्यक्ति अपने सद्गुणों को छोड़कर दुर्गुणों को अपनाता है, तो उसके साथ साथ स्वयं कई अन्य बुराइयां जो हैं वो छोटे रूप से होते हुए विशाल रूप में आते हुए उस पर हावी हो जाती है। एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, रूडी एंड स्वीट टू ईट। और ये इसी प्रकार से होता है कि जिस तरीके से धोखे का एक फल होता है, ऐसा बताया जाता है यहाँ कवि ने और हमें पोइट ने एक मतलब क्रिश्चियनिटी के माध्यम से, जिसके अंदर क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर उन्होंने बताया था कि एक धोखे का फल मानव व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है, और वो देखने में बहुत सुंदर रेड कलर का होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो खाने में भी बहुत मीठा होगा। And the raven his nest has made in its thickest shade. और जहाँ ये वृक्ष लगा रहता है, वहीं रेवन, काला कौवा जो है, इसकी परछाई में, इस वृक्ष की परछाई में, इस फल की परछाई में, उस पेड़ के ऊपर और अपना घोंसला बना देता है। काला कौवा जो है वो बुराई का, दुर्गुणों का प्रतीक है, यानी हम उस फल की तरफ, उस धोखे के फल की तरफ जब लालायित होंगे, तो हमारे अंदर दुर्गुण स्वतः ही आ जाएंगे। फिर आगे हमें पॉइंट बताते हैं जो हमारी इस पोएम की कंक्लूडिंग लाइंस है। द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी, जो पृथ्वी के और समुद्र के देवता हैं, साउथ थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री। उन्होंने बहुत खोजबीन की, बहुत तलाश की, और फिर उन्होंने उस वृक्ष को खोज लिया, उसको पा लिया जिसपे ये धोखे का फल लगा है। बट देयर सर्च वॉज ऑल इन वेन, देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन। लेकिन उन्होंने इतनी तलाश की, ये जो सर्च थी उनकी वो पूरी बेकार थी, क्योंकि कवि हमें बहुत अच्छा मैसेज देते हैं कि ये जो धोखा रूपी फल है, धोखे का फल है, जो एक वृक्ष पे लगने की कल्पना है, वो कोई वृक्ष पे नहीं है, वो तो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर उत्पन्न होता है। यानी जो सद्गुण हमारे हृदय के अंदर उत्पन्न हुए हैं,
जब हम दूसरे लोगों के संपर्क से या दूसरे विचारों को अपनाने के कारण और अपने मस्तिष्क के अंदर उन वर्च्यूज को छोड़ के और कुछ दुर्गुणों को अपना लेते हैं, जिससे हम अपने हृदय की ना सुनकर अपने ब्रेन से ही उस सारी चीजें संचालित करते हैं, तो मनुष्य अपने वर्च्यूज को छोड़ देता है। और एक व्यक्ति की अच्छी ख्याति उसके सद्गुणों के कारण है, और जो वो कुख्यात होता है तो वो अपने दुर्गुणों के कारण होता है। तो हमेशा व्यक्ति को अपने वर्च्यूज को ही फॉलो करना चाहिए, ना कि दुर्गुणों को। इसलिए कवि ने हमें बताया है कि मनुष्य के अंदर जो 4 बेसिक और वर्च्यूज हैं, क्या क्या है? पीस है, मर्सी है, पिटी है, लव है। उनको सदैव अपने साथ रखना चाहिए। यदि वो उसने उन चारों गुणों को कभी नहीं छोड़ा, तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई निराशा का वातावरण नहीं आएगा। इस प्रकार से हमने ये एक पोएम जो थी विलियम ब्लेक की लिखी हुई द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, उसको हमने पढ़ा है। अब जो इसका पूरा इंट्रोडक्शन है और इसकी जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको भेज दी जाएगी, और एक बार आप खुद भी अपनी तरफ से इसे पढ़ेंगे और अपने जो भी डाउट्स हैं वो आकर वो अपने मोबाइल के जरिए ग्रुप में आप उनको डिस्कस कर सकते हैं।